दिना विच लोकी उलझे ने मिल के लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बन दे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शालोम टू एवरीवन। प्रार्थना भवन टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਡੈਨਿਸ ਖੋਖਰ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। ਮਸਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਫੀਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ। ਸੋ ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫੀਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਫੀਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਾਪੇ ਯਾਨੀ ਓਬੇਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਇਸੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ किस तरह निजात पा सकते हैं और अपने आप को किस तरह बचा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन फीबिया जी ये है कि ओबेसिटी, बेसिकली मैं हिंदी में बात करूँगा कि आपको कंफर्टेबल रहेगा हिंदी में बात करना। हाँ जी। तो ओबेसिटी बेसिकली क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं, किस तरह हो जाती है? क्योंकि आजकल हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी मोटे हो रहे हैं। हाँ। और बड़ों में और बच्चों में जो ओबेसिटी आ रही है उसके क्या क्या कारण हैं? देखिए, ओबेसिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, ठीक है। अब हम इसको किसी उम्र के साथ लिंक नहीं कर सकते। छोटे से लेके बड़े तक सबको मोटापा बॉडी में बढ़ रहा है। जी। बहुत सारी अंडरलाइंग रीज़न है। सबसे पहले तो मैं ब्लेम करूँगी कि हमारा एक लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे लाइफ जी रहे हो, किस टाइम पे उठ रहे हो, ठीक है, क्या आप किस टाइम पे आपके सोने का टाइम है, क्या खा रहे हो, ठीक है, वर्किंग आवर्स में कितनी देर बैठे रहते हो, किस तरीके से आप ऑफिस में जा रहे हो, लोग ड्राइव करके जा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है ना। बच्चे छोटे हैं, उनके पास हेल्दी खाना खाने के चॉइस नहीं होता तो वो प्रेफर करते हैं कि कुछ भी जंक हो उसको प्रेफर करें। तो धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, इसे इन्फ्लेमेशन बना के मोटापा सेल्स है उसको फैट सेल्स जिसे कहते हैं हमारी बॉडी में ग्रो करना शुरू कर देती है। उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत बीमारी आती है, ठीक है। ये एक लाइफस्टाइल के कारण है। दूसरा, हम जेनेटिकली भी बोल सकते हैं, बहुत ऐसे पीढ़ी से पीढ़ी में हो सकता है कि कोई रूट कॉज हो, कोई बीमारी के कारण कोई पर्सन मोटापे में है तो उसकी फैमिली में कभी आ जाता है। फिर हार्मोनल चेंजेस, उम्र के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत हार्मोन्स चेंज होते हैं। मोस्टली जो 40-50 प्लस जो लेडीज़ भी हैं उनकी बॉडी में बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण फैट सेल्स ही बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ी वजह है और एक एक करके अगर हम इसके बारे में देखें सॉल्व भी हो सकती है, पर ध्यान देना ज़रूरी है। मतलब इससे बचा ही जा सकता है और अगर हो जाए तो उसके लिए फिर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। बिल्कुल स्ट्रगल तो भी बचना ही सबसे बड़ी हमें मतलब हमारा सबसे पहली कोशिश होनी चाहिए कि इससे बचना चाहिए। हाँ जी। तो समय से ध्यान रखते हुए बचना ही सबसे बड़ी, कहते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर, तो दिस इज़ वन ऑफ दोस। ठीक है। एक डॉक्टर साहब, एक जो है डिफरेंस है वेट गेनिंग और ओबेसिटी, आप इसे कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब लोगों को ये भ्रम है कि जैसे मेरा वेट गेन हो रहा तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैं मोटा हो रहा हूँ। हाँ जी। मतलब ओबेसिटी की तरफ जा रहा हूँ। हाँ। तो
वेट गेन होना जो एक अलग से भी बिल्कुल। उसका कारण अलग भी हो सकता है, मतलब इस भ्रम को हम किस तरह से दूर करें कि हमें पता चल जाए कि हम ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं कि हमारा वैसे वेट गेन हो रहा है। बिल्कुल। तो इसका क्या आप बताएंगे, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। दो चीज़ें हमारी बॉडी में होती है, एक वेट गेन होता है और एक फैट गेन होता है। मतलब कि हम लोग उसको दो नाम से बोलते हैं, एक वेट लॉस और फैट लॉस। जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग पहले 40 kgs के थे, ठीक है, अब धीरे धीरे करके एज बढ़ रही है तो 60 kgs के हो गए, क्या हो गया, है ना। हमारे ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको वजह बताई है कि हम लोग कुछ भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में चेंजेस लेके आते हैं, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में फैट सेल्स बनते हैं और वो मोटापा बढ़ाते हैं। बट हम लोग को यही दिखता है कि नंबर बढ़ गया है, ठीक है, तो शायद इसको ही कम करने से हम लोग पतले हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। अब हमारा वेट गेन बहुत तरीके से होता है। जैसे एग्जांपल है, बच्चा ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे उसका भार बढ़ रहा है, ठीक है। टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स में बहुत जल्दी उनकी ग्रोथ हो रही है, सारे मसल्स उसी टाइम पे डेवलप हो रहे हैं, तो उस टाइम पे उनका वेट बढ़ना बहुत ऑब्वियस है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, क्या इसमें बच्चे का हो सकता है कि हमें पतला सा लड़का दिख रहा है बट उसकी वेट 47 था, अब 3 साल हो गए, एकदम से 67 हो गया, शायद ये मोटा हो रहा है। ऐसा नहीं है, उसके मसल्स ग्रो हो रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग। इतने में जैसे उम्र बढ़ रही है, 50-40 प्लस जो लोग हैं उनकी बॉडी में मसल लॉस होना शुरू हो जाता है और फैट सेल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। वेट उनका उतना ही रहेगा बट उनके शरीर में हम फुलावट दिखना शुरू होते हैं, ये दोनों डिफरेंस है। तो जब हम टारगेट करना चाहते हैं कि मुझे अपना भार कम करना है, वेट लॉस करना है, हमें एक्चुअली फैट लॉस पे टारगेट करना है। वी शुड नो कि वजह क्या है कि हम लोग का वेट इतना बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइंस जो हम लोग जनरली एक BMI होता है, उसके बेसिस पे हम एक सिंपल सा एक एस्टिमेशन लगाते हैं, जिसमें BMI बेसिकली क्या चीज़ है? BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, जिसका बॉडी मास इंडेक्स। हाँ जी, इसका मतलब क्या है कि आपकी हाइट के बेसिस पे आपका कितना वेट है, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द ओनली रीज़न कि इसी को ही हम टारगेट नहीं करते हैं, बट हम ये ज़रूर नोटिस करते हैं कि एक पर्सन का 20 से 25 के बीच में BMI है, ही इज़ अ हेल्दी पर्सन। इससे अबव जा रहा है मतलब उसके अंदर ओबेसिटी के रीजंस हो रहे हैं, ग्रेड 1 ओबेसिटी, ग्रेड 2 ओबेसिटी हो रहा है। 35-40 को तो हम ऑफ कोर्स फैट ही बोलेंगे। इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं कि हाँ, एक पर्सन का इस एज में इतना वेट होना चाहिए पर इतना नहीं हो रहा है, हम उसको टारगेट करके उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं। तो बट ये आपका सिर्फ इसको ही नहीं देख के चलना, बहुत सारी जैसे मैंने कहा अंडरलाइन थिंग्स होती हैं, आपका ब्लड प्रोफाइल क्या है, ये सब चेक करते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस है। टारगेट आपको फैट लॉस पे ज़्यादा करना है, वेट लॉस मतलब हमें इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हमारा वेट जो गेन हो रहा है, बेसिकली अगर तो यंग बच्चे हैं तो उनका वेट जो है, उनके मसल जो है वो डेवलप हो रहे हैं, हाँ जी, तो उनका वेट वैसे बढ़ रहा है कि क्योंकि उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है, तो वो भी कारण हो सकता है। उसे हम ओबेसिटी की तरफ नहीं ले जा सकते। और ओबेसिटी जो है बेसिकली आपने जैसे बताया कि हमारा हाइट के हिसाब से, हाँ जी, ठीक है, उन्होंने आपने बताया कि हाइट के हिसाब से हमने उसको वेट को डिफाइन करना है कि इतनी हाइट है तो इसका इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट। मतलब ये तो आम लोगों को किस तरह से पता चले कि वो उनको फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इस बात के लिए कि ये हमारी हाइट इतनी है तो हमारा वेट बेसिकली कितना होना चाहिए, इसका तो उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देना होगा। वैसे हम लोग इसको ही बेस, जैसे मैंने बताया, बेसिकली इसको नहीं बोलते कि BMI के बेसिस पे हम आपको वेट लॉस या वेट गेन के लिए बोलेंगे, बट एक पर्सन को अपने लिए, अपने वेट लॉस करने के लिए एक प्रोफेशनल के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, वो समझ पाएगा कि डॉक्टर को समझ आएगा कि पर्सन को देखने में तो चलो सही लग रहा है बट हो सकता है कि उसके अंदर के फैट सेल्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपना ब्लड प्रोफाइल करवाओ, जिसमें हम आपका लिवर टेस्ट करवाओ, हमारा आपका लिवर प्रोफाइल चेक करते हैं, आपके रीनल, आपके किडनी इश्यूज को चेक करते हैं, आपको थायराइड हो सकता है उसको चेक कर रहे हैं, तो उसको हम रीड करके, हाँ, उसको समझ कर फिर हम उसको सजेस्ट कर पाएंगे कि हाँ जी आपका वेट इतना होना चाहिए, आप इतना टारगेट करो, इस तरीके से करो। तो बट ये ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज करो आप चाहते हो कि आपका 75 kgs हो जाए आपके BMI के अकॉर्डिंग, तो आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो, रूटीन बहुत चेंज कर रहे हो, बट आप कुछ टाइम के बाद देख रहे हो कि शक्ल में बहुत फ़र्क आ गया, कपड़े लूज हो गए हैं, है ना, बट वेट उतना का उतना है। तो वहाँ पे डिफरेंस आता है वेट लॉस और फैट लॉस का। अच्छा, फैट लॉस। हाँ, यहाँ पे आपका फैट लॉस हो चुका है बट मसल्स गेन हो गए हैं, तो वो पॉजिटिव चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। हाँ जी। सो प्यारे दर्शकों, जिस तरह कि तुसीं सुनिया कि सानू हमेशा जगर साडी बॉडी 'ਚ कोई चेंज आ रहा, वेट वध रहा लगता है,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ weight ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ डॉक्टर नाल कंसल्ट जरूर करना है। अगर हो सके, अगर वो टेस्ट दसदे तो टेस्ट भी जरूर कराने चाहिए ने। सो डॉक्टर साहब अगला क्वेश्चन है, ओबेसिटी हमारे लिए क्या क्या परेशानियाँ क्रिएट करती है? उसके मतलब मोटापा बढ़ने से क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं? तो ओबेसिटी ऑफ कोर्स एक सबसे बड़ी खुद में प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। हमारी बॉडी में जो भी चेंज आता है एक हार्मोन के कारण आता है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं उसके कारण आता है। ओबेसिटी को एक साइकिल बना लो। ओबेसिटी से आपको इंसुलिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा एक हार्मोन है, उससे आपको आगे किसी और प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे एक साइकिल चलता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब ओबेसिटी है, आप धीरे धीरे नोटिस नहीं कर रहे हो आप क्या क्या खा रहे हो। ठीक है, अब क्या है पर्सन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में वीकनेस आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा भार बहुत बढ़ रहा है, बट हमारी बॉडी में वीकनेस है, कोई काम नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी है, वीकनेस हो जाएगी, मसल्स क्रैम्प हो जाएंगे। एक बहुत सिंपल सा लो लाइन चीज़ है, हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। लोग आप चलते चलते थक जाते हैं, थकावट आती है, एक विटामिन डी की कमी से हो रहा है। क्यों? आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है क्योंकि आपके अंदर मोटापा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ एक सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ चीज़ है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मतलब हार्ट डिजीज़। ठीक है, मोटापे से आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है, तो ऑफ कोर्स आपको हार्ट डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है, चाहे किसी भी एज में हो। अब उसको नहीं हम कह सकते, अब ओबेसिटी एक वजह बन जाती है, वो बीमारी हो रही है। मतलब उस मोटापा बढ़ा तो साथ साथ में और भी कई, मोटापा तो खुद एक प्रॉब्लम है ही बड़ी, उसके साथ साथ और बड़ी बड़ी बीमारियां साथ में। बिल्कुल, एक और टर्म साइंस ने अभी निकाला है डायबिटीज़ के साथ डायबेसिटी। डायबेसिटी, हाँ, डायबेसिटी का मतलब कि डायबिटीज़ और ओबेसिटी ये दोनों हाईली लिंक्ड बीमारी है। इंडिया हमारा डायबिटिक कैपिटल है, वजह उसमें दोनों है। लोग मोटे भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ उनके अंदर शुगर बढ़ रही है। शुगर क्यों बढ़ रही है? जैसे मैंने बताया, हमारी बॉडी में एक इंसुलिन एक हार्मोन रहता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है जी। ओबेसिटी के कारण क्या हो रहा है? फैट सेल्स बढ़ रहे हैं। फैट सेल्स ऐसे एसिड्स निकालते हैं जो उसको इंसुलिन को रोकना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया तो बंदा डायबिटिक हो जाएगा, चाहे कोई भी उम्र का क्यों ना हो। तो ऐसे धीरे थायराइड की इशू आ जाएगा, आपकी बॉडी में एकदम से वेट गेन हो रहा है। थायराइड आने से आपकी बहुत सारी बॉडी का हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसके बाद और जैसे खतरनाक बीमारी कैंसर तक आने की चांसेस हो जाते हैं। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछना ही था। हाँ जी, कि ओबेसिटी जो है वो कैंसर तक हमें मतलब कैंसर तक पहुंचा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से दर्शकों को बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कैंसर कैसे बढ़ता है। आपकी बॉडी में सेल्स हैं, ग्रो करते हैं, हम रोज़ हमारी बॉडी में सेल्स ग्रो करते हैं। कैंसर कैसे होता है? सेल अलग तरीके से अचानक से कहीं पे ग्रो करते हैं जी। ठीक है, कोई भी ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कि आपके कोई चोट ही लग गई हो वहाँ पे, और वहाँ पे उसकी हीलिंग की बजाय पे अलग से सेल्स ग्रो करना हो जाए, दैट कैन लीड टू कैंसर। तो अभी बॉडी में ओबेसिटी और कैंसर कैसे लिंक है? ओबेसिटी के कारण फैट सेल्स बढ़ रहा है, गलत एसिड्स रिलीज हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, जिसके कारण हमारे बॉडी के सेल्स थोड़े से ऑकवर्ड से वियर्ड्स, हाँ बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी अंडरलाइंग डिजीजेस शुरू हो जाती है। सबसे पहले हमारी बॉडी की जैसे किडनी, मैंने बताया, लिवर में आपने सुना होगा फैटी लिवर बहुत सुनते हैं लोगों से, वो तो आम ही हो गया। हाँ जी, तो फैट कैंसर, लिवर कैंसर होने के चांसेस है। तो कैंसर को हम लोग ऑफ कोर्स लिंक कर सकते हैं ओबेसिटी से, इट इज़ एन अंडरलाइंग डिजीज। मतलब कि अगर ओबेसिटी की, अगर वो बंदा जो है वो उसके वेट गेन कर चुका है, वो मोटा है, हाँ जी, तो अगर उसको चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग के टाइम पे उसको वो जो
उसे कैंसर की तरफ लेके जाता है, मतलब उसके जो सेल्स जो हाँ, चोट ऐसे नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बॉडी के अंदर हमारे अच्छा। फैट बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है, हाँ। तो फैट सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में फैटी एसिड साइटोकाइनेस करके एक हार्मोन है, उसको रिलीज जी, करते जी, हैं, जी, जी। एंजाइम को रिलीज करता है। वो हमारी बॉडी के अंदर अंदर, हाँ। ब्लड लेवल्स में छोटे छोटे जगह पे इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। सेल्स क्या करते हैं, जो कैंसर सेल है वो भी हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, दूसरे सेल्स भी रहते हैं, बट कभी ना कभी ये ही वजह बन जाती है कि कैंसर सेल्स उसके लिए इन्फ्लेमेशन के कारण और बढ़ जाएं। जी, जी, जी। ये एक प्रॉब्लम है कैंसर ठीक की। है। इसलिए कहते हैं कि वेट मेंटेन रहना चाहिए सही तरीके से, खाना खाना से या आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने से, तो ऐसी बीमारी जैसे कैंसर से नहीं होगा, हाँ जी। बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर है, अभी बताया कि अभी हार्ट डिसीज़ है, और कौन कौन सी रिलेटेड जो ओबेसिटी के रिलेटेड कोई बीमारी? ओबेसिटी के रिलेटेड डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, आपका एकदम बीपी बढ़ता है। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को फेस भी किया होगा ना, जी, एकदम जी। से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है, क्यों? आपका वेट बढ़ रहा है, ठीक है, आपकी ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट को उतना ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, ठीक है, रेगुलरली हेडेक रहेगा, हेयर लॉस होना शुरू हो जाएगा, ये फिजिकल चेंजेस है, आपकी बॉडी स्किन डार्कनिंग हो जाएगी। आप बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोग अपने हाथ पैर नहीं चला पाते वेट के कारण, है ना, जी, जी। ये एक आउटवर्ड चेंजेस है। इंटरनली तो ऑफकोर्स आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब हार्ट डिजीज तो होने के बहुत चांसेस है, डायबिटीज़ हो जाता है आपको, उसके बाद किडनी आपकी फेलियर्स में पहुंच जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है, थायराइड हो जाता है। थायराइड एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, जी। उसके कारण, और मतलब थायराइड आपके हार्मोन्स मेंटेन कर रहे हैं, आप लोग चिड़चिड़े भी हो जाते हो, हर टाइम पे आपको ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ दोज रीज़न। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि जो मोटे लोग हैं उनका जो खाने पीने का, यानी चलो एक तो आपने बताया कि हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है, और इसके साथ साथ में हमारा खाने का जो है वो किस तरह हमें इफ़ेक्ट करता है, ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं हमारे समाज में कि लोग अवेयर ही नहीं है खाने के लिए। उनको यही नहीं पता कि हमने क्या खाना और क्या छोड़ना है, अंधाधुंध खाई जा रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या खाना चाहिए। खास करके आजकल के बच्चे ही देख लो, जो जंक फूड से लेकर सारी चीज़ें खाते जो हैं। बिना सोचे समझे खा रहे हैं, और पेरेंट्स भी उनको अलाउड करते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को आप बताइए कि हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि ओबेसिटी तक हम ना पहुँचे और ये आगे की बीमारियां भी ना लगें। तो खाना उसके बारे में। अब ओबेसिटी इज़ क्लियरली लिंक्ड विद आप क्या खाते हो। जी, जी, जी। तो आप बचपन से जो खाना शुरू करते हैं, जो आपको खुराक मिलती है, धीरे धीरे आपकी बॉडी पे अलग अलग तरीके से लगना शुरू होता है ना। तो बच्चों में तो ओबेसिटी बढ़ने की एक वजह सिंपल है कि बच्चों ने बहुत ही जंक खाना शुरू कर दिया, उनका एक्सपोजर हो गया है, चिप्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे का बना हुआ सामान बहुत बच्चे खाते हैं क्योंकि इजी एक्सेसिबल है। आप थक के आ रहे हो, पेरेंट्स भी वर्किंग हैं आजकल, टायर्ड होते हैं, तो वो खाना शुरू करते हैं। फिर उसके साथ जो बड़े लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, अडल्ट्स हैं, वो लोग बहुत बिजी है अपने लाइफ में, वो भूल जाते हैं कि अपने शरीर के लिए भी उनको थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। जी, 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 हाँ। सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है। अब थक के आ रहे, शाम को आते, नहीं समझ आ रहा, चलो कोई फूड ऑनलाइन कर लेते हैं ऑर्डर, तो वो उनका ईजी हो जाता है। एक बार खाने से करते 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 वो काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी में आना शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। हाँ, हम कन्वीनियंस आराम से है खाते हमारी। रहते हाँ हैं। जी, आज एक बार खाने से क्या होगा लोग हाँ, सोचते पता हैं, ही वो नहीं चलता, एक, हाँ। हाँ जी, एक कप से 2 बन गया, और लोग ऐसे खाना शुरू यानी करते जिसे कह हैं। सकते हैं कि स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसके अलावा अभी चलो आपने खा भी लिया, बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने पहले से खाया होगा, बट आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आप हो सकता है आप घर का नॉर्मल खाना खा रहे हो, बट आपके खाने में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप भूल रहे हो। जी, ठीक जी, है, जी, आप लोगों में कईयों के बुजुर्गों की खुराक है 4-5 रोटी खा लेते हैं, दाल के साथ खा लिया, नॉनवेज भी खा लेते हैं, बट सब्जियां नहीं लेते हैं, फाइबर्स बिल्कुल नहीं खाते हैं। ठीक है, विटामिन्स एंड मिनरल्स खाने ज़रूरी है जो हमें हमारी सब्जियों से मिलता है, लोग उसको भूल जाते हैं। एक तरह का खाना खाते रहते एक तरीके का खाना खाते हैं। शुगर का इंटेक तो कभी कम नहीं होता, लोग चाय से दिन शुरू करते हैं। ठीक है, चाय नहीं तो कॉफ़ी, या हेल्दी बनने के लिए फ्रूट्स भी शुरू करते हैं, कोई ना कोई मीठे से शुरुआत करते हैं, बिस्किट, रस, ऐसी जी, चीज़ें जी, खाते जी, हैं। जी, हाँ। तो ये शुगर इतनी बड़ी चीज़ है, हम स्वीट को अपनी बॉडी में भूल जाते हैं, ये एक वजह बन जाती है कि हम लोग मोटापा धीरे धीरे अपनी बॉडी में बढ़ने देते हैं। ठीक है, अब इसको हमने ठीक कैसे करना है? अपने खाने के तरीके को चेंज करके।
जी। ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम फैमिली में 4 जने हैं, 4 में से एक पर्सन ओवरवेट है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने अपने खुराक को चेंज करना है। चारों के चारों को अपने डाइट में चेंज लेके आना पड़ेगा, ताकि सबको अंडरलाइंग डिजीज भी ना हो, और जो वेट लॉस करना चाह रहा है उसके लिए भी हम लोग डिफरेंसेस लेकर आए। जी 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 जी। अब जैसे मैं सजेस्ट करूँ कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं, जो लोग इवन यूथ हैं, जो रोज़ सुबह निकलते हैं खाने के लिए, सुबह वो किस टाइम पे खाना खा रहे जी। हैं। वक्त बहुत ज़रूरी है। आप सुबह कभी 8 बजे खा रहे हो, बच्चे छोड़ ही देते हैं, जवान लोग भी छोड़ते, 11 बजे जाके खाना खाते हैं, इतना टाइम उनका गैप बढ़ जाता है, उसके बारे में नहीं सोचते। अब लोगों को क्या करना चाहिए, अपना मॉर्निंग में, अपनी रूटीन में ये जो हाई शुगर फूड है, जैसे चाय, कॉफ़ी, इस चीज़ को थोड़ा रोकें। जी। इसके साथ साथ कोई हाई प्रोटीन डाइट लें। ठीक है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स ले सकते हैं, सपोज करो नहीं खाते हैं तो पनीर ले सकते हैं, बेसन के कोई चीज़ ले सकते हैं जिसमें प्रोटीन रिच रहेगा, आपका इंसुलिन स्टेबल रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो ठीक है, लेकिन अभी बातों बातों में एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपने बोला कि एग्स हाँ जी, और पनीर, हाँ जी, अब जब डॉक्टरों से बात होती है, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहेंगे आपने पनीर इतना खाया, एग्स खाए, नॉन वेज खाया, इसलिए आपका फैटी लीवर हो गया। यानी कि अगर हम वो खाते हैं तो भी परेशानी है, नहीं खाते हैं तो प्रोटीन की कमी आती है। हाँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हम फॉलो करें, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई हाँ। है ना, क्या चीज़ें ऐसी फॉलो करें, क्या क्या खाएं, किस तरीके से खाएं, ये तरीका भी थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि इसका भी तो लोगों को पता चले हाँ जी। कि हमने खाना है तो किस तरीके से खाना है। एक बहुत सिंपल तरीका आपको बताती हूँ, थोड़ा सा साइंस यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। अब खाने में हमारी बॉडी में खाना या ताकत कैसे आती है, तो हम कुछ भी खाना खाते हैं, वो इवेंचुअली हमारी बॉडी में टूटकर ग्लूकोज बनता है। ठीक है। ग्लूकोज क्या है, हमें एनर्जी देने वाली चीज़ है, जिसके कारण हमारे सेल्स वर्क कर रहे हैं, ग्लूकोज बन रहा है। अब अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं। मैं सुबह से 8 घंटे में ये ऑफिस में बैठती हूँ, चेयर में बैठती हूँ, उतना नहीं मूव कर पाती हूँ, तो क्या है, मैंने मॉर्निंग में सिंपल एक पराठा खाया, घर से ऑफिस में चली गई, बैठी हुई हूँ। मेरी बॉडी को सिर्फ इतना पता है कि मुझे कोई एक ऐसा खाना मिले जिसको तोड़कर मुझे ग्लूकोज बनाना है। एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी क्योंकि मैं बैठी हुई हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। वो स्टोर बनता है फैट के फॉर्म में। ओके ओके, ठीक है। जो एनर्जी यूज़ होनी चाहिए थी कहीं, हाँ, वो नहीं यूज़ हो रही है, तो वो स्टोर हो रही है, वो फैट बन रहा है। वो जो फैट्स है वो हमारे लिवर में आके स्टोर होता है, इसके कारण हमारे को फैटी लिवर हो जाता है। जी। ठीक है, फैट्स खाने से नहीं इतना प्रॉब्लम होगी, हेल्दी फैट्स खाने से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट्स। हेल्दी फैट खाने से नहीं इतनी प्रॉब्लम होगी, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। बट हम गलत तरीके से, मतलब हमारी बॉडी में, जैसे मैंने प्रोटीन बोला, 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। आपको कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, एनर्जी मिलेगी, प्रोटीन लेना है, आपकी बॉडी की सेल ग्रोथ होगी, फैट्स लेना है, हमारे सेल में वर्किंग होगी, तीनों ज़रूरी है। इसके साथ आपको खाना, इसके कंपोनेंट्स को चेंज करना शुरू करना होगा। ठीक है, जैसे पनीर और अंडे के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में जब आपकी बॉडी में फैट बन चुका है, तब मना करते हैं कि आप बाहर से और फैट मत खाओ। मेरा ये सजेशन है कि आप हेल्दी फैट्स ले सकते हो, जैसे एग्स में से जो फैट मिलता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। ठीक है, हमारे मसल्स में जो क्रैप है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत अच्छे से नहीं खाते बट एग खा सकते हैं, तो अगर वो एग का येलो पार्ट खाते हैं तो उनको विटामिन डी काफ़ी हद तक मिल जाता है, जनरली नहीं मिलता है। सिमिलरली पनीर है, अगर आप बाहर से ना बनवाओ, घर का बनाओ पनीर है, इट्स अ हेल्दी फॉर्म। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें फ़ायदा क्या है कि अगर वो खाने से हमारी बॉडी में फैट सेल्स और प्रोटीन सेल्स वर्क करेंगे, फैट स्टोर नहीं होगा जी। बट उसकी जगह पे आप लोग मैदे से बना हुआ हाईली कार्ब्स, ब्रेड, चावल, रोटी बहुत ज़्यादा खाते हो, शुगर एक्सट्रीमली ले रहे हो, पैकेट सामान खाई जा रहे हो, ये आपकी बॉडी में फैट बन जाएगा और ये फैटी लिवर जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा। जी। तो ये इशू है। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से मुझे ये भी पता चला, जो फैट रिजर्व होता है अंदर, हमारी बॉडी के अंदर रिजर्व होता जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे उसको हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि यूज़ नहीं कर पाते। हाँ जी। तो वो हमारे फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर उसको यूज़ कर लें तो यूज़ करने का तरीका एक ही हो सकता है कि एक्सरसाइज। सारी चीज़ें रिलेट होती हैं। हाँ जी। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि ये सब चीज़ें हम खा सकते हैं अगर इसके साथ साथ अगर हम प्रॉपर टाइम पे एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी भी कर सके, बिल्कुल, ताकि वो जो चीज़ रिजर्व हो रही है वो रिजर्व ना हो, वो रिलीज हो जाए और बॉडी के अच्छे, मतलब वो हमारे लिए फायदेमंद हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल, यही करेक्ट मेथड है। हम लोग यही कहते हैं कि अगर आपको पता है कि आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर्ड है उसको यूज़ करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। 70% डाइट, 30% फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। आप नहीं रनिंग कर पा रहे, आप नहीं जिम जा पा रहे, आप घर पे बहुत हैवी नहीं कर पा रहे, आप वॉक कर सकते हो।
ठीक है, आपको पता है आपका डिस्टेंस सिर्फ 10 मिनट का ऑफिस से दूर है, चल के चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस में स्टेयर्स है, यूज़ करो, लिफ्ट को मत यूज़ करो। ये एक सिंपल तरीका है। मतलब डेली जो हम लाइफ डेली कर रहे रूटीन हैं। है उसमें भी हम कुछ ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं जो हमारे सामने होती लेकिन हम उसे छोड़ देते हैं। हाँ जी, अगर अगर वो हम करें, जैसे हम लिफ्ट है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, लिफ्ट में ही जाएंगे, चाहे वो जाएंगे। जितना वजन हाँ। उठाओ। कोशिश करें कि वो लिफ्ट को छोड़ के सीढ़ियाँ। बिल्कुल। चलिए। अब मैं ये सिर्फ मोटे इंसान को नहीं बोल रही सबके हूँ। लिए। हाँ जी, हाँ। क्यों? क्योंकि उसके मसल्स भी ग्रो होंगे और इस पर्सन को एक्चुअली थोड़ी सी एक्टिविटी देनी चाहिए, वो थोड़ा सा करना शुरू करेगा तो फैट्स फाइनली हमारी बॉडी में धीरे धीरे करके यूज़ होंगे। इसको ही हम फैट लॉस भी बोलते हैं। यही फैट लूज करना चाहते हैं हम लोग अपनी बॉडी से। उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ 20 मिनट रोज का दे दो, जी मैं कहूँगी 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स तो हर कोई दे सकता है। सुबह दे दो, आप उठते हो 15 मिनट सिर्फ अपने आप को दो कि मुझे 15 मिनट आज वर्कआउट करना है। ठीक है, वो घर पे बिना किसी एक्सरसाइज के, स्क्वाटिंग, रनिंग, जंपिंग, ऐसे बहुत सारी वर्कआउट्स है, आप आराम से अपने घर पे वैसे बिना बंद कमरे इक्विपमेंट्स में के भी कर सकते हैं, जैसे बिल्कुल। फीमेल्स भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है अगर उनके पास टाइम नहीं है हाँ जी, तो वो योगा करके और बाकी बिल्कुल और भी योगा करते कर सकते हैं और घर डांस पे एक्सरसाइज हो सकती हाँ, है। जुम्बा कहते हैं। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, जुम्बा भी कर सकते हैं। 15 मिनट्स तो मुझे लगता है हर किसी हर का कोई हक है निकाल अपने सकता लिए। है, हाँ हर कोई जी, निकाल निकालना ही चाहिए। हर एक उम्र को अपने बच्चे भी आपको देखेंगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स वर्कआउट कर रहे हैं, यूथ देखेंगे कि पेरेंट्स देखेंगे हमारा बच्चा कर रहा है, हम भी उसके साथ रूटीन कर लेते जी। हैं। बच्चों को कनेक्शन का टाइम मिल जाता है। आप लोग सारा परिवार सुबह उठते ही अर्ली मॉर्निंग उठ के अब सैर करके आओ 15 मिनट्स, कितना फ़र्क पड़ सकता है। हल्की हल्की रनिंग शुरू करो। जो लोग थोड़े हैवी बॉडी में हैवी वेट हो जाते हैं उनको थोड़ा करने में इशू हो जाता है कि वर्कआउट नहीं कर पा रहे हम, धीरे धीरे वॉकिंग से शुरू करो, वो भी कर पाते हैं। ऐसे हम लोग जो अंडरलाइंग फैट है हमारा उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाकी हमारा बचता है डाइट। जिस तरीके से आप अपने खाने में चेंजेस लेके आओगे तो जो हमारे अंडरलाइंग फैट्स है वो ज़रूर चेंज होंगे। जी ठीक है, थोड़ा वक्त लग सकता है उसके लिए किसी एक को। बार हाँ। और विस्तार से बता दीजिए कि जो डाइट है वो किस तरह से लेनी चाहिए, क्या क्या। हाँ जी, बिल्कुल। सुबह से ही मैं जैसे बता रही थी, सुबह से शुरू करते हैं। आप अपनी मॉर्निंग किस तरह से शुरू करते हो जी। बहुत मैटर करता है। जी जी ठीक है, आप अपना एक टाइम बंद कर लो कि मैं सुबह 8 बजे अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, रात को 8 बजे तक डिनर कर लूँगा। जी। एक्सेस टाइम नहीं देना कि कभी 8 बजे कभी 10 बजे, या सुबह आप कभी 8 बजे ब्रेकफास्ट करो कभी 10 बजे ब्रेकफास्ट करो, ऐसे नहीं। आप अपना टाइम फिक्स कर लो, इसी टाइम के बीच में अपना खाना खाना है मुझे। जी सबसे पहले ये, ताकि हमारी बॉडी समझ पाएगी कि मुझे कब किस टाइम पे अपना साइकिल चलाना है, कब ब्रेक डाउन करना है। हर टाइम ही कुछ खाती रहेगी तो बॉडी कब रेस्ट में जाएगी, फैट्स को कैसे यूज़ करेगी। तो मॉर्निंग में आप उठते हो, सबसे तो पहले ये जो मीठी चाय आप पीते हो उसको थोड़ा कंट्रोल करना शुरू करो। ठीक है, आप आमंड्स ले सकते हो, ये प्रोटीन रिच है। वही प्रोटीन रिच फूड मॉर्निंग में लेने से ज़्यादा बेटर है। आपके हार्मोन स्टेबल रहते जी। हैं, मसल्स हमारे वर्क करने शुरू होते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है हमारी जी। बॉडी में। धीरे धीरे करके जो फैट हमारी बॉडी में है वो भी हमें एनर्जी देना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे हम वर्किंग है, अगर स्टूडेंट्स है तो अपने साथ कुछ फ्रूट्स, कुछ स्प्राउट्स, ऐसी चीज़ें कैरी करके जाएं ताकि आप बाहर से समोसा, ब्रेड पकौड़े, ऐसी चीज़ें ना कर लो, या बीच में चाय ब्रेक लेना प्रेफर करते हैं टायर्डनेस के कारण। ये खाना आएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका टाइमली लंच होना चाहिए। अब लंच में आप कोशिश करें कि रोटी, सब्जी, दाल, तीनों का कॉम्बिनेशन ही खाएं। ठीक है सब्जियों को अपनी डाइट में एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बना लो, ठीक है चाहे सैलड्स के फॉर्म में, सब्जी जैसे घर पे बनती है। उससे क्या होगा, फाइबर्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे। तो जैसे ये फैट हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं उसको वो स्टोर होने से बचाते भी हैं, तो ये ज़रूरी है। सिमिलरली आपका डिनर है, बहुत लेट डिनर नहीं करना। ठीक है, एटलीस्ट अपने बेड टाइम से 2 घंटे पहले डिनर करो, थोड़ी सी वॉकिंग करो। ठीक है, और शाम को जो आपका टाइम होता है, शाम के टाइम पे भी आप अपने नॉर्मल 1 ग्लास मिल्क ले लो, एज लॉन्ग एज यू कैन डाइजेस्ट इट। कर्ड ले लिया, ऐसी चीज़ें आप बीच में खाओ तो ये बेटर है आपके लिए। ठीक है ये एक सिंपल तरीका है जी, जो आप जी। चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਤੇ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਚ-ਪੌਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ 10 ਕੰਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਮਤਲਬ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਈਜੈਸਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਓਬੇਸਿਟੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਣਾ ਲਈਏ, तो जो है असी इदा की परेशानी तो बच सकते हैं। आपके साथ बात करते करते मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि कोलेस्ट्रॉल एक बड़ी ही डेंजरस बीमारी बनती जा रही है। जी। होता सभी कुछ ओबेसिटी और इसी फैट रिजर्व से ही है सारा कुछ। कोलेस्ट्रॉल अगर बन जाए, अगर हो हमारे ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा वो बढ़ जाए, तो उसको किस तरीके से जो रिजर्व फैट है उसको कैसे बर्न कर सकते हैं? देखो, कोलेस्ट्रॉल दो तरीके के हैं, ठीक है। एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक लो डेंसिटी, जिसको मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। जी। तो हम लोग को टारगेट करना चाहिए कि हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, हाई जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में रहे। जी। उसके कारण वो क्यों ज़रूरी है, वही है जो हमारे फैट सेल्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, फैट सेल्स को रेगुलेट कर रहा है, उसके साथ साथ विटामिन डी। अब विटामिन डी सबसे इम्पॉर्टेंट एक विटामिन है हमारी बॉडी के लिए, सारे मसल्स को वर्क करता है, हमारे ब्रेन तक को वर्क करवाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम है, विटामिन डी कम है, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, तो ये साइकिल हमारी बॉडी में कम है। अगर ज़्यादा हो तो, अगर ज़्यादा है वही, अगर हमारी बॉडी में जैसे कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो जैसे LDL कहते हैं, LDL कहते हैं, जैसे आपने कहा ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स वही, जैसे मैंने बताया, हमारे फैट सेल्स एक्यूमुलेट होकर बाद में ट्राइग्लिसराइड्स बनते हैं। हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स, क्या उसको एडिपोस टिश्यूज जिसे कहते हैं, फैट सेल्स जिसे कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। अब उसको क्या है, अपनी बॉडी में आप, जैसे मैंने अभी बताया कि टाइम को फिक्स करो ताकि आपकी बॉडी को वक्त मिले कि वो फैट्स को यूज़ करे। ठीक है, मतलब बॉडी फैट को, अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट जमा हो, उसको बॉडी यूज कर सकती है, ऑटोमेटिकली यूज कर सकती है। उसको हम लोगों ने उसको तो वो रास्ता दिखाना है। एक्सरसाइज हाँ वही, आपको एक्सरसाइज तो करनी ही है, वर्कआउट करना है, अपने डाइट में चेंजेस करने हैं, जो चीज़ें जैसे मैंने कहा, जिस चीज़ों से ये फिर से ग्रो होगा उसको रोकना शुरू करो। ठीक है, इसके साथ साथ अपना टाइम बाउंड करो, एक फिक्स टाइम में आपने खाना खाना है, तो आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट 12 आवर्स मिलेंगे या 8 आवर्स मिलेंगे सोते वक्त, तब वो फैट सेल्स को यूज़ कर सकता है। इसके अलावा जैसे जो डालडा हो गया, ऐसे जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होती हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल करो। रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, और जो ये सरसों का तेल वगैरह, हाँ जी, ये प्लांट बेस्ड वेजिटेबल, ये जो ऑयल्स है इसमें कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल को इतना एग्रीवेट नहीं करता, बट ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, वो फाइनली कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो जैसे सैचुरेटेड फैट्स हो गए, इनको हमें कम करना चाहिए, ट्रांस फैट्स को कम करना चाहिए। ट्रांस फैट कहाँ से मिला, जो भी तली हुई चीज़ें हम खाते हैं, पकौड़े खा रहे हैं, ये चीज़ें जो भी तला हुआ पैकेट फूड खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट होगा। आप लोग अपने पैकेट जब भी आप खरीदते हो देखोगे, बिस्किट्स हो गया, जो भी पैकेट है उसमें ट्रांस फैट्स मेंशन रहता है, वो है कोलेस्ट्रॉल को एग्रीवेट करना। मतलब तो कंपनी अपने को अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेती, वो लिख के देती है वो बताती है, बिल्कुल आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि वो तो कुछ मॉडरेशन में दे रही है, बट हम लोग उसको मॉडरेशन में नहीं खा रहे, हम तो अनलिमिटेड फॉर्म में खा रहे, कभी भी खा रहे। तो ट्रांस फैट्स को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल लेना होगा। सैचुरेटेड फैट्स जैसे ये वेजिटेबल ऑयल, जैसे मैंने बताया, डालडा हो गया, ये चीज़ों को अवॉइड करो। हेल्दी ऑयल्स यूज़ करो, जैसे ऑलिव ऑयल इज़ वेरी गुड। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि घी को भी खाओ, घी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, पर सही मात्रा में, देसी घी बिल्कुल, ठीक है, ये सही मात्रा में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के ऑयल आएंगे, मैं इस पर ज़रूर फोकस करवाना चाहूँगी लोगों को कि ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान दें। मार्केट में बहुत ऑयल्स हैं, मैं नाम नहीं ज़्यादा लूँगी, बट फिर भी जैसे अलग अलग ब्रांड्स के ऑयल्स होंगे, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, वो हम लोग को नहीं लेना चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट नहीं होते जो हमारी बॉडी में ज़रूरी है, तो इसको अवॉइड करके, वो साथ साथ में सबको रिफाइन कर देते हैं, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होते, जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, इन्फ्लेमेशन, जरूरी चीजें उनको भी निकाल देते हैं। बट चलो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है ये,
कहीं ना कहीं कभी थोड़ी मात्रा में हेल्प कर सकती है, बट इट इज़ नॉट समथिंग जो आप बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ करो। जी। हमारे घर में हर कुछ इंडिया में हम तड़का लगा लगा के अच्छे से पका के बनाते हैं, परांठे को तल तल के बनाते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करो, तलने वाली चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करो। तो ये ही आपको हेल्प करेगी कि आपके कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ ठीक हो जाएँ। जी जी जी। ठीक है, आप अपनी बॉडी में विटामिन, जैसे मैंने बताया, विटामिन डी चाहिए ताकि आपका हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़े, तो अपने आप LDL भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ये नेसेसरी है। जी, मतलब दवाइयों की बजाय अगर हम हेल्थ की तरफ प्रॉपर ध्यान दें और तरीके से हाँ जी, इन चीज़ों को लें, मतलब अपनी डाइट को सेट करें और टाइम पर एक्सरसाइज करें, तो हमारी ये जो परेशानियाँ, जो कोलेस्ट्रॉल वाली परेशानी, वो भी जो है बिल्कुल वो ठीक हो कोलेस्ट्रॉल जो सकती है। अंदर ही अंदर वो बर्न हो जाएगा। बर्न होगा। बजाय फिजिकल दवाइयों। एक्टिविटी ज़रूर है, बिल्कुल। दवाइयों को अगर आप लास्ट रिजॉर्ट रखें, जब तक आप अपनी खुराक ले सकते हैं तो चेंजेस शुरू करें। जी ठीक है, तो जो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आप दवाई भी ले रहे हो, अगर आपकी खुराक में चेंज नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, एक चीज़ डॉक्टर साहब यहाँ पे आ जाती है बात कि जैसे एलोपैथिक मेडिसिन है, क्योंकि आप भी उसी फील्ड में हो, तो एलोपैथिक मेडिसिन जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल है या ओबेसिटी के लिए भी कई मेडिसिन देते आजकल हैं। आ रही हैं, हाँ जी, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैं नहीं सजेस्ट कर सकती। ठीक है। आई कैन नॉट कमेंट ऑन 100%। बिल्कुल। एक डॉक्टर भी जब आपको देखता है, वही जैसे मैंने कहा, हम आपकी ब्लड प्रोफाइल समझ पाते हैं, फिर हम सजेस्ट करते हैं कि किस लेवल तक हम आपके इस बीमारी को डाइट से या मेडिसिन से कंट्रोल कर पाएंगे। फिर भी सिर्फ एकदम ब्लाइंड होगी, एकदम अंधा हो कि ये कोई मेडिसिन है इससे फैट लॉस हो जाएगा, ये कोई ड्रिंक है इससे फैट लॉस हो जाएगा, नहीं लेना ठीक चाहिए। है। वो बहुत नुकसानदायक है। ऐसी आजकल कोई तो चीज़ सोशल नहीं। मीडिया पे भी इतनी ऐड आ हाँ रही है जी, एक चीज़ की। एकदम कहते हैं कि आप इतने दिनों में इतना वेट लॉस कर लोगे, ये पी लीजिए, ये खा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। आपकी कोई भी बॉडी इतनी जल्दी, आपने 10 दिनों में वेट गेन नहीं किया था, आपने कुछ टाइम पीरियड लेके वेट गेन किया था, तो वेट लॉस भी धीरे धीरे होना ही आपके लिए अच्छा है। नहीं तो आप एकदम से इतने वीक हो जाओगे तो जो आपने लूज किया वो उतना वेट डबल आ लॉस इन जाएगा। 7 डेज एग्जैक्टली। इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल नहीं होना वो चाहिए। नुकसानदायक है। बिल्कुल नुकसानदायक है। जितनी स्पीड से कम भी हो रहा है, उतनी स्पीड से ज़्यादा भी जी, आएगा। जी। अब वो स्पीड भी क्यों होती है? क्योंकि आपकी बॉडी का वाटर लॉस होता है। जी जी। तो एकदम से आपको दिखता है कि अरे 5 किलो कम हो गया, हाँ। पानी कम हो गया, पर फैट लॉस तो फिर नहीं हुआ। तो आज सीख ही लिया होगा सबने कि फैट लॉस और वेट लॉस बहुत डिफरेंट चीज़ है। और एक चीज़ और है, जैसे हमारे दर्शक सुन रहे हैं इस बात को, अब जैसे सपोज करो कि उन्होंने जॉगिंग शुरू कर ली, एक्सरसाइज शुरू कर ली, हाँ जी, 2-3 महीने बाद 2-3 किलो लॉस कर भी लिया, हाँ। और उसके बाद आराम से बैठ के मैंने 3 किलो लॉस कर लिया है, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं, मैंने लॉस कर लिया, हाँ है ना? हाँ जी, ऐसे भी है कि वो कंटिन्यूस करनी चाहिए। आप इसका भी बताइए बिल्कुल। कि जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यूस रहनी चाहिए लाइफ में। देखो ये एक अच्छी चीज़ है। ये आपका लाइफस्टाइल ही बनना चाहिए। ठीक है, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आज कुछ खाना खा लिया, एक छोड़ दिया, उसका डाइटिंग नहीं। डाइटिंग का मतलब एक रूटीन, आपका लाइफस्टाइल चेंज होता है। जी। ऑल टुगेदर आप किस तरीके से रह रहे हो, हर चीज़ चेंज होता है। फिजिकल एक्टिविटी जब आपने 3 महीने करा, आपकी बॉडी में इतने अच्छे चेंजेस आएंगे कि आप एक्चुअली देख पाओगे आपके मूड से लेके आपकी बॉडी तक सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। खुश रहेगा। खुश रहता है इंसान। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और ये आपका वेट नहीं लूज होगा, आपके मसल्स ग्रो होने शुरू हो जाएंगे, तो आपकी बॉडी फिट होनी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम तक अपने वर्कआउट्स को कंटिन्यू करो। बहुत बुजुर्ग हैं, हम देखते हैं आज भी चलते फिरते हैं, आराम से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि उन्होंने जवानी से अपनी रूटीन बना के रखी है। बट हम लोग बहुत कंफर्टेबल लाइफ में हो गए मतलब हैं। हम सोच लेते हैं कि इतने दिन ये कर लिया और 3 महीने तो मैंने कर लिया, हाँ अभी जी। तक तो कुछ उसका, चलो किसी को रिजल्ट आ जाता है तो वो हाँ कहता है जी। कि मैंने तो 3 किलो लॉस कर लिया, बस खत्म है, मतलब इतना ही मुझे मेरा ठीक है वेट। बिल्कुल। पर लेकिन ये चीज़ें कंटिन्यूस रही तो फिर बढ़ने के चांस नहीं है। हाँ, बढ़ने के चांसेस नहीं है, हेल्दी होने के चांसेस Healthy ज़्यादा होने है। के जो आपकी chances बीमारी के जो रिस्क है कम होने शुरू हो जाते हैं। हम अच्छे भले, आपकी बॉडी का इन्वेस्टमेंट है ये। अगर अच्छे से आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपनी बॉडी पे, तो वो ऑफ कोर्स आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसको तो लॉन्ग टाइम ही रखना चाहिए। हमारे दर्शकों के साथ कुछ अच्छा सा संदेश जो उनको दीजिए। तो आई होप कि दर्शकों को ये समझ आया होगा कि हम लोग कैसे अपनी बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को सिर्फ वेट लॉस पर टारगेट नहीं करना, अपने खाने के तरीके को, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। वी हैव टू बी वेरी माइंडफुल। बिल्कुल ध्यान देना है कि किस तरीके से हम खाना खा रहे हैं, आज हमारी प्लेट में क्या है, कल हमने क्या खाया था, इसके बारे में ध्यान देते हुए खाना खाना है और सही पोर्शन में खाना है। बचपन से हम एक बहुत सिंपल सा चीज़ सीखते आए हैं, जैसे कहते हैं बैलेंस डाइट। तो दर्शकों को ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी खाना खाओ बैलेंस डाइट दो, जिसमें सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, जो वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स सैलड से आती है ज़रूर रहे। इसके साथ साथ कर्ड लें जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, आपकी बॉडी में डाइजेशन अच्छी होती है, ये का कॉम्बिनेशन हमेशा रखें। इसके साथ साथ आप डाइट तो कर रहे हैं, अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी रखें। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बॉडी को 40 मिनट नहीं दे सकते, 1 घंटा जिम में जाके नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपनी दिन का 15 मिनट अपने आप को दें। 15 से वो 20 भी हो सकता है, 15 ही रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपकी बॉडी में रिजल्ट 100% होता है। ठीक है, घर आपके आसपास बहुत जल्दी क्विक बनने वाली चीज़ें हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू मेक, क्विक बनने वाली जो चीज़ें हैं जो आप मार्केट में 10 मिनट में जाके ख़रीद आते हैं, उसको बंद कर लीजिए। जो जल्दी बनता है वो आपकी बॉडी को जल्दी ख़राब भी करता है। तो स्लो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, जिसमें आपको थोड़ा खाना बनाते बनाते मेहनत लगे, उस पर फोकस करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने घर पे पैकेट सामान, पैकेट का चीज़, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स ऐसी अननेसेसरी चीज़ों को निकालें, हेल्दी ऑल्टरनेटिव रखें। और कभी भी कोई दिक्कत हो, प्लीज़ ज़रूर कोशिश करें कि एक प्रोफेशनल से ही मिलें। जी जी जी। ये बहुत ज़रूरी है। लोग इन्फ्लुएंस होके किसी ना किसी की बात सुनकर कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, पर वो सही नहीं और है। सोशल मीडिया पे जो ऐड आती हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहे। दूर हाँ, रहें, क्योंकि बिल्कुल। सोशल मीडिया पे जो आता है सब कुछ सच नहीं होता, इसका भी थोड़ा ध्यान रखा जाए। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, बातें तो करने के लिए बहुत सी हैं और हमारे पास क्वेश्चन भी बहुत हैं, लेकिन टाइम थोड़ा सा हमने देखना है। बिल्कुल। और मैं प्यारे दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੇਬੀਆ ਜੂਲੀਅਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯੰਗ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਣਨ। ਤੋ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਟੀਵੀ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। तो डॉक्टर साहब, ये साढ़े प्रार्थना भवन टीवी वालों थोड़े लिए प्यार। थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत अच्छा लगा आज का, एंड आई होप कि सब भी खुश हों और सीखें हमारे आज के एपिसोड से। थैंक यू सो मच। सो दर्शकों, ये सी साडा अज दा एपीसोड जिहड़ा कि आधारित सीगा साडी सेहत दे मसले दे उत्ते। जिहड़ा मसला जो है तुहानूं जब पता ही है कि सेहत साडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन असी इनू हमेशा इग्नोर करते हैं। सो ये भी एक वड्डा मसला सी साडे लई और मसला बनिया होया है हाले, क्योंकि जब तक तुसी डॉक्टर साहब ने दिते जो टिप्स है उन्होंने फॉलो नहीं करते, अपने लाइफ स्टाइल नू चेंज नहीं करते, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर नू सही नहीं करते, तब तक आप इस मसले ते जित नहीं पा सकते। सो मेरी रिक्वेस्ट है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ कि जो डॉक्टर साहब ने दसिया ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ने मिल के ਇਹਨਾਂ ਦੇ टिप्स ਨੂੰ जो अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ अपनाਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, परिवार, समाज ते देश का नाम जो है वो उच्चा चकीए। सारे जने मिल के असी इन्हां कोशिशों दे विच अगे वधीए। सो अज दा एपीसोड असी इत्थे खत्म करते हैं। देखते रहो प्रार्थना भवन टीवी। सारिਆਂ ਨੂੰ जय यीशु मसीह दी।